नमस्कार साथियों, आज हम लोग समझेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग के बारे में। हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग के संबंध में बताया था कि विद्युत बल्ब जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत इस्त्री यानी कि तापन अवयव जितने भी होते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। उसी तरह विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के सिद्धांत पर अगला एग्जांपल है फ्यूज तार या फ्यूज तार बोलिए या फ्यूज बोलिए, बात बराबर है। समझ में? एक्चुअली में होता क्या है कि मान लीजिए ये उपकरण है, ये चार्जर है, ठीक है। और चार्जर में देखिए लिखा हुआ होगा, चार्जर में लिखा हुआ रहता है 1.1 एम्पियर। मतलब ये धारा कितना लेता है, विद्युत धारा कितना ले रहा है 1 एम्पियर। लमसम में मान लीजिए 1 एम्पियर लेता है, ठीक है। अगर ससुरा किसी कारणवश से इसमें 2 एम्पियर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, चार्जर जल जाएगा। चार्जर जलेगा कि नहीं बताओ मेरे प्यारे मित्रों, जलेगा। और चार्जर जलेगा तो मोबाइलो क्या पता, मोबाइलो जल सकता है। समझ पा रहे? मान लीजिए 1 एम्पियर का हम फ्यूज लगा देंगे तो पहले फ्यूज जलेगा, और जब फ्यूज जलेगा तो ये चार्जर क्या हो जाएगा, सुरक्षित रह जाएगा। तो फ्यूज क्या है, फ्यूज हमारे उपकरणों को सुरक्षित करता है। एक ऐसी युक्ति है जो हमारी उपकरणों को सुरक्षित करता है। किस प्रकार के उपकरण को? वहां तो गोली बंदूक को सुरक्षित नहीं करता है, बल्कि विद्युत उपकरण। तो चार्जर क्या है, विद्युत उपकरण। बल्ब क्या है, विद्युत उपकरण है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो आपसे पूछेगा कि बता मेरे प्यारे मित्रों फ्यूज किसे कहते हैं। जवाब सुनिएगा, विद्युत उपकरणों में ये क्या हुआ, चार्जर विद्युत उपकरण है। जब विद्युत उपकरणों में अंकित धारा, अंकित इसमें 1.1 एम्पियर धारा अंकित किया है, लिखा हुआ है। अंकित धारा से अगर अधिक धारा प्रवाहित होने लगे, अंकित धारा से अधिक धारा प्रवाहित होने लगे तो वह युक्ति जो उपकरणों को सुरक्षित करता है, अधिक धारा से होने पर उपकरणों को सुरक्षित करता है, ऐसी युक्ति को हम लोग विद्युत फ्यूज कहते हैं या फ्यूज तार कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो हमने लिखा है कि विद्युत उपकरणों में उन पर अंकित निर्धारित धारा से अधिक धारा प्रवाहित होने से रोकने की युक्ति को, मतलब अधिक धारा से प्रवाहित होने के रोकने की युक्ति, अधिक धारा प्रवाहित ना हो इस प्रकार रोकेगा। कौन रोकेगा? तो विद्युत फ्यूज। तो इस प्रकार के युक्ति को हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्यूज। एक्चुअली में जो विद्युत फ्यूज होता है ना, वो पतले तार का बना होता है। ऐसे तो हम लोग जो क्या कहते हैं, फ्यूज जो है, हम लोग फ्यूज क्या कर देते हैं, छोटका पतल का तरिया में ये तार है, देखिए हम बार बार यही तार ले रहे हैं। समझ रहे? इस तार में से क्या करता है, एगो तार जो है, एगो इसका एगो कई गुच्छा रहता तार में, एगो तार ले लेता है और उसको ऐसे करके और उसमें फ्यूज में लगा देता है। वो एक्चुअली में बहुत गलत विधि है, वैसा नहीं करना चाहिए। समझ रहे? तो फ्यूज एक पतला तार है। जो फ्यूज किसका बना होता है, तो तांबा और टीन का बना होता है। तांबा और टीन का बना होता है। आप बोलिएगा कि जनाब आप तो बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, यहां लिखे हैं शीशा और टीन और आप बता रहे हैं तांबा और टीन। तो देखिए फ्यूज जो है ना, सबसे अच्छा होता है शीशे और टीन का, लेकिन जनरली में उपयोग किया जाता है तांबा और टीन का। अगर आपसे कहीं अगर पूछ दे कि बताओ विद्युत फ्यूज में किस प्रकार के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो आप जवाब दीजिएगा शीशे और टीन का। शीशे को लेड कहते हैं, शीशा का चूरन। आप बोलिएगा कि ऊपर शीशा कहाँ लगा रहता है, तो शीशा उसमें चूरन रहता है, उसका परत रहता है, उसमें मिलाया जाता है, मिश्र धातु है। समझ रहे हैं? मिलाएगा तो कैसे मिलाएगा, इसको फेंट के मिलाएगा। शीशे और टीन का उपयोग किया जाता है। ये अच्छा विद्युत फ्यूज होता है, जबकि ये उतना अच्छा नहीं होता, तांबा और टीन उतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर ऑप्शन में तांबा और टीन दे दे, अगर लेड नहीं रहे शीशे के जगह पर अगर तांबा दे दे तो आप मार दीजिएगा तांबा को। आई मेरी बात समझ में? तो हमने बताया कि विद्युत फ्यूज एक पतला तार का बना होता है जो तांबे और टीन या नहीं तो लेड, शीशे और टीन के मिश्रण होते हैं। आई मेरी बात समझ में? अब देखिए एक बात बताया, हमने बताया था ना कि जितने भी तापन अवयव होते हैं वो कैसा होना चाहिए, तो उसकी प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, ऊंच होनी चाहिए। प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए, ऊंच होनी चाहिए। और उसका गलनांक कैसा होना चाहिए, गलनांक भी क्या होना चाहिए, ऊंच होना चाहिए, यानी कि जल्दी गले नहीं। लेकिन यहां एगो उल्टा बात हो जाता है। पूछेगा काहे? अगर ससुरा इसका गलनांक हमर ऊंच कर देंगे तो ये गलेगा नहीं, और जब गलेगा नहीं तो आगे क्या सुरक्षित करेगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि
हम कह सकते हैं कि इसकी प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम होता है। अगर हम इसका गलनांक अधिक लेंगे, जैसे मान लीजिए 5 एम्पियर का अगर हम विद्युत फ्यूज लगाएं, तो 5 एम्पियर का विद्युत फ्यूज लगाएं मतलब ये 5 एम्पियर से अगर मान लीजिए धारा 6 एम्पियर प्रवाहित होगा, तो धारा अगर 6 एम्पियर प्रवाहित होगा तो क्या होगा, फ्यूज जल जाएगा, फ्यूज क्या हो जाएगा, गल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर इसका गलनांक, फ्यूज का गलनांक अधिक रहता तो 6 एम्पियर देते हैं, 7 एम्पियर देते हैं, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर मान लीजिए यहां उपकरण अगर टीवी लगा रहता, टीवी अगर 4 एम्पियर का लगा रहता और ससुरा इसमें हचाक से 6 एम्पियर आ गया, तो ये क्या करेगा, टीवी को जला देगा कि नहीं, बताओ मित्रों, जलाएगा कि नहीं। तो हमारे घरों में 2 तरह के परिपथ होते हैं, एक 5 एम्पियर का और दूसरा होता है 15 एम्पियर का। देखिए ना, अगर आप जो है ना बिजली कनेक्शन लेते हैं ना, तो यही पूछेगा कि किसका लेना है, 5 एम्पियर का लेना है या 15 एम्पियर का। 5 एम्पियर में जैसे आप बल्ब जलाइएगा, बल्ब वगैरह मतलब नॉर्मली कुछ छोटा छोटा चीज को जलाइएगा, जैसे हो गया आपका होम थिएटर वगैरह, ये सब चलाइएगा तो ये 5 एम्पियर में आराम से चल जाएगा, समझ पा रहे। लेकिन हैवी चीज जैसे मोटर, बड़का मोटर हुआ, फिर आपका जो है कूलर हुआ, फिर आपका जो है एसी हुआ, फिर रेफ्रिजरेटर हुआ, ये सब हैवी चीज है। तो इसको चलाने के लिए आपको 5 एम्पियर का कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो आपसे पूछता है कि आपको कैसा लेना है, 5 एम्पियर वाला कनेक्शन लेना है या 15 एम्पियर का कनेक्शन लेना है, समझ में आ रहा है। तो एक बात बताओ, तो 5 एम्पियर वाला कनेक्शन लेंगे तो इसमें विद्युत फ्यूज कितना लगेगा, 5 एम्पियर का लगेगा। और ये सब जो है आराम से, ये बल्ब ये सब होता है 5 एम्पियर का होता है। अगर मान लो धारा प्रवाहित होने लगेगा 6 एम्पियर, तो बल्ब उड़ जाएगा। और अगर ससुरा फ्यूज का गलनांक अगर अधिक रहेगा तो फ्यूजवे ने गलेगा, तो फ्यूजवा उड़वे ने करेगा। जब उड़वे ने करेगा तो क्या बल्ब बचेगा, बताओ मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल नहीं बचेगा, समझ पा रहे। तो इसलिए निम्न गलनांक लेना है। गलनांक मतलब गलना, मतलब इसका गलनांक कैसा हो, कम हो। आई मेरी बात समझ में। और फ्यूज जो है एनी टाइम किस में लगाना है, श्रेणी क्रम में लगाना है। और देखिए, हम लोग जब कनेक्शन लेते हैं ना, हम लोग पोल से जब तार खींचते हैं, तो पोल से तार खींचते हैं 2 प्रकार का होता है, 2 तार खींचते हैं, एक ठंडा और एक गरम। तो जो ठंडका जो गरम होता है ना, उसको लाइव वायर कहते हैं। क्या बोलते हैं, लाइव वायर। और जो ठंडा होता है ना, इसको हम लोग उदासीन तार बोलते हैं, समझ पा रहे हैं। तो लाइव, इसी में जो स्विच हम लोग लगाते हैं, इसी में लगाते हैं स्विच। आई मेरी बात समझ में। और कोई 3 गो भी तार खींचता है, हम बताएंगे 3 गो तार कहां खींचता है, हम आगे चल के बताएंगे, वो अगला चैप्टर में है, समझ पा रहे। तो ये जो फ्यूज जो लगाया जाता है ना, यही लाइव वायर में लगाया जाता है। ये ठंडका तार में फ्यूज नहीं लगाया जाता है, समझ पा रहे। तो किस में लगाता है, लाइव वायर में। लाइव वायर को हिंदी में बोलते हैं विद्युन्मय तार। क्या बोला जाता है, विद्युन्मय तार। आई मेरी बात समझ में। फ्यूज की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो सबसे पहले प्रतिरोधकता अधिक होनी चाहिए। प्रतिरोधकता मतलब वो धारा को रोकने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात ये हुआ कि इसका गलनांक कम होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि ये जब भी जुड़ा होना चाहिए तो किस क्रम में जुड़ा होना चाहिए, श्रेणी क्रम में। यही है इसकी विशेषताएं। अगर आपसे विशेषताएं पूछ दे, आराम से जो है आपको लिख देना है। आई मेरी बात समझ में। अब अगला है, फ्यूज तार की क्षमता क्या होती है, या अनुमतांक क्या किसे कहते हैं, फ्यूज तार का अनुमतांक या क्षमता क्या होता है, तो समझिएगा। तो जब अधिक धारा आने पर जब फ्यूज गल जाता है, जब अधिक धारा आने पर फ्यूज गल जाता है, उस क्षमता को हम लोग बोलते हैं फ्यूज का अनुमतांक, या नहीं तो फ्यूज की क्षमता कहते हैं। यानी कि फ्यूज की क्षमता क्या है, 5 एम्पियर। अगर 5 एम्पियर की क्षमता है, इसका मतलब विद्युत परिपथ में अगर 5 एम्पियर से ज्यादा वोल्ट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा। फ्यूज क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो इस यानी कि फ्यूज की क्षमता कितना है, 5 एम्पियर। समझ पा रहे हैं, 5 एम्पियर इसका अनुमतांक है। जैसे बल्ब में भी लिखा रहता है 1.1 एम्पियर, या कुछ भी चार्जर में भी लिखा रहता है 1.1 एम्पियर। बल्ब में लिखा रहेगा 4 एम्पियर या 5 एम्पियर लिखा रहेगा। इसका मतलब उससे 5 एम्पियर उससे अधिक धारा प्रवाहित होगा तो वो बल्ब क्या हो जाएगा, आराम से वो फ्यूज हो जाएगा। तो अनुमतांक क्षमता मतलब क्या समझे, विद्युत धारा की प्रबलता जिस मान पर पहुंचते ही फ्यूज गल जाता है, उसे हम लोग बोलेंगे विद्युत धारा का अनुमतांक या विद्युत धारा की क्षमता। समझ पा रहे। जैसे 5 एम्पियर अनुमतांक है, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो है 5 एम्पियर से अधिक धारा आने पर वो क्या हो जाएगा, फ्यूज गल जाएगा। आई मेरी बात समझ में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
देखिए, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का क्या उपयोग है, मतलब क्यों किया जाता है इसका उपयोग। विद्युत धारा को किससे प्रवाहित किया जाता है, फ्यूज से होकर प्रवाहित किया जाता है। और फ्यूज कैसा बना होता है, वो पतले तार का बना होता है जो जल्दी गलने वाला होता है, यानी कि कम गलनांक होता है, हमने पहले भी बता दिया था। अगर इससे विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, अगर अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है तो ये तार गल जाता है, जिस कारण उस परिपथ में लगे जितने भी उपकरण है, टीवी, बल्ब, पंखा, रेफ्रिजरेटर, जितने भी चीज हैं, सभी सुरक्षित रह जाते हैं। इसलिए विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्युत ऊर्जा क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा जब कहीं इलेक्ट्रॉन जमा होता है ना, तो वो कुछ ना कुछ कार्य करता है। चाहे इलेक्ट्रॉन जमा रहे, चाहे इलेक्ट्रॉन दौड़े, या चाहे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, तो कुछ ना कुछ कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि जब विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रॉन बह रहा है, जब विद्युत धारा निश्चित समय में है, समझ पा रहे हैं, निश्चित समय में जो भी काम करता है उस ससुरे को हम लोग बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा का जो छोटा मात्रक होता है, एकदम छोटा मात्रक होता है जूल। और विद्युत ऊर्जा को हम लोग डब्लू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, डब्लू मतलब वाट नहीं समझ लेना है, विद्युत ऊर्जा को हम लोग डब्लू से दर्शाते हैं। और यही डब्लू हम बताएं कि ये डब्लू लिखिए चाहे यू लिखिए, ये डब्लू जो है यू के बराबर होता है और यू एच के बराबर होता है। समझ, डब्लू लिखिए चाहे यू लिखिए चाहे एच लिखिए, बात बराबर है। आई मेरी बात समझ में। अब आ जाता है दूसरा जो है इंपोर्टेंट है, वो है विद्युत शक्ति। इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। और विद्युत शक्ति का ही दूसरा नाम है विद्युत सामर्थ्य। हम इसमें लिखे हैं कि नहीं, और कहीं लिखे होंगे। देखिए यहाँ लिखे हैं विद्युत सामर्थ्य। अगर आपसे पूछ दे कि विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, तो विद्युत शक्ति और विद्युत सामर्थ्य दोनों एक ही होता है। आई मेरी बात समझ में। तो पूछेगा कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो विद्युत ऊर्जा मतलब जितना इलेक्ट्रॉन काम करता है उसे ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा जितना खर्च करता है ना, तो जितना सेकंड में जितना खर्च करता है, एनर्जी जितना खर्च करता है, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत शक्ति। समझ पा रहे हैं, यानी कि हम इसे विद्युत शक्ति को पी से दर्शाते हैं। हम रेड पेन का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि हम लोग विद्युत शक्ति को पी से दर्शाते हैं। और पी क्या होता है, विद्युत ऊर्जा यानी कि 1 वाट, विद्युत ऊर्जा यानी कि वाट। अगर विद्युत ऊर्जा को खर्च, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च। अगर विद्युत ऊर्जा को हम लोग खर्च करेंगे 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड। सेकंड क्या हो जाता है, समय, यानी कि हम टाइम लिख दें कोई दिक्कत। तो विद्युत ऊर्जा का खर्च हम लोग समय, कोई निश्चित समय में करें तो उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत शक्ति। तो वही लिखे हैं विद्युत ऊर्जा के व्यय मतलब खर्च की दर मतलब समय। यहाँ दर मतलब 5 टका ने 6 टका किलो वाला दर ने, विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को हम लोग विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। और विद्युत शक्ति को पी से दर्शाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बार बार बोल रहे हैं, इससे पूछता है। तो P बराबर डब्ल्यू अपन टी होता है। आप ध्यान से समझिए, डब्ल्यू का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, और टी का एसआई मात्रक सेकेंड। तो 1 जूल बटे 1 सेकेंड बराबर होता है 1 वाट, यानी कि ये विद्युत शक्ति होता है। और विद्युत शक्ति को हम लोग वाट में लिखते हैं, तो 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल बटे 1 सेकेंड। आपसे अगर पूछे कि बता बबुआ 1 वाट किसे कहते हैं, तो यहां हम इसका जुगाड़ कर दिए हैं। अधिक किसी परिपथ में 1 जूल मतलब क्या हुआ, ऊर्जा मतलब हुआ क्या, काम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना काम कर रहा है, 1 जूल प्रति सेकेंड, यानी कि 1 प्रति मतलब 1। अगर 1 जूल 1 सेकेंड की दर से कार्य किया जा रहा हो, 1 जूल 1 सेकेंड की दर से काम किया जा रहा हो, तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति को हम लोग बोलते हैं 1 वाट। यानी कि 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड होता है कि नहीं, बताओ मित्रों, होता है कि नहीं। 1 जूल को जे लिखते हैं और टाइम को हम लोग सेकेंड से दर्शाते हैं, तो 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड होता है, याद रहेगा। अब जो है ना विद्युत शक्ति का फॉर्मूला कितना होता है, तो इसी के बारे में अगला स्लाइड में हम लोग देख लेंगे। इसमें पूरा छिछालीदर हो जाएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब हम बताते हैं। मित्रों, हम लोग देखते हैं विद्युत शक्ति के कितने फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला ये होता है कि P बराबर W/T। एकदम एक फॉर्मूला से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो पहला फॉर्मूला ये हो गया। हम रेड पेन से इसको टिक लगा देते हैं और घेर देते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला P बराबर W/T। चूंकि हमने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि H बराबर फॉर्मूला होता है I²RT। हमने पिछला वीडियो में ही पढ़ा था इसके बारे में, विद्युत धारा का उसमें पढ़े थे कि नहीं।
H बोलिए चाहे W बोलिए, बात बराबर है। तो यहां से P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर H के या W के जगह पर हम लोग किसको रख देंगे, I स्क्वायर RT और अपॉन T हो जाएगा। ये T और ये T खत्म हो जाएगा, तो P बराबर क्या होगा, I स्क्वायर R। ये हुआ आपका दूसरा फॉर्मूला। अब देखिए एगो आप और पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि चूंकि V बराबर IR एक फॉर्मूला होता है कि नहीं मित्रों, बताओ। V बराबर IR होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। हम लोग इसको अब यहां से इसको ला रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, वी नो दैट V बराबर IR होता है ओम के नियम से। तो P बराबर, अच्छा I स्क्वायर R को हम लोग I गुना I लिख सकते हैं, I स्क्वायर को I गुना I लिख सकते हैं, और R तो R है तो R ही लिख दी। समझ पा रहे मेरी बात को। तो यहां से P बराबर ये I का I ही हो जाएगा, और I और R मिलकर क्या बन जाएगा, V। तो यहां से आई भी बोलिए, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भी आई बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, तो भी आई लिख देते हैं। तो P बराबर भी आई, यह आपका तीसरा फॉर्मूला बनने जा रहा है। समझ रहे हैं मित्रों। अब देखिए यहां से फिर एक फॉर्मूला हम लोग तोड़ते हैं। कैसा फॉर्मूला है कि P बराबर आई स्क्वायर आर होता है ना, तो यहां से आई बराबर, देखिए V बराबर आई आर होता है, तो हम आई बराबर V बटे आर लिख सकते हैं मित्रों। बताओ मित्रों, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम आई के जगह पर V बटे आर डाल दें और स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा, यहां P बराबर V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर और गुना आर। समझ पा रहे, यहां से हो जाएगा आपका P बराबर V स्क्वायर, यहां आर स्क्वायर मतलब आर गुना आर और इंटू आर। तो ये आर और ये एक आर कट गया, तो यहां क्या बचा, P बराबर V स्क्वायर आर, यानी कि चौथा फॉर्मूला आपका ये बन गया। समझ पा रहे, यानी कि विद्युत शक्ति का आपका इतना फॉर्मूला आता है, P बराबर W अपॉन T, P बराबर I स्क्वायर आर, P बराबर VI, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। कोई दिक्कत, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग विद्युत शक्ति के मात्रक को समझते हैं। विद्युत शक्ति के मात्रक कई प्रकार के होते हैं, ये बड़ी कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले विद्युत शक्ति का जो बड़ा मात्रक होता है वो होता है किलोवाट। किलोवाट, अच्छा हम 1 किलो लिख दिए, कोई दिक्कत, किलोवाट। देखिए ध्यान से समझिएगा, फिजिक्स में किलो को 10 पर पावर 3 से दर्शाता है। किससे दर्शाता है, किलो को 10 पर पावर 3 कहा जाता है। ऐसे तो हम लोग 1 किलो बोलते हैं कि 1000 मीटर होता है, ठीक है। लेकिन यहां जो है किलो को 10 पर पावर 3 से दर्शाता है। एक ही बात हुआ, 10 पर पावर, इसको गुना कीजिए 1000 होगा। फिर 10 पर पावर 6 को फिजिक्स में मेगा कहा जाता है। 10 पर पावर 9 को जो है फिजिक्स में गीगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गीगा। सबसे बड़ा जो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो किलोवाट होता है, यानी कि किलोवाट को हम लोग लिख सकते हैं 10 पर पावर 3, ये किलोवाट हुआ, ये किलो, अच्छा ये किलो और वाट, तो किलो को हम लोग लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 और वाट लिखेंगे, कोई दिक्कत। ये तो किलो का मान हुआ, किलो को 10 पर पावर 3 लिखते हैं। दूसरा होता है मेगावाट, MW लिखें, कोई दिक्कत। मेगा मतलब क्या, 10 पर पावर 6 वाट। फिर तीसरा होता है गीगावाट, 1 गीगावाट तो हो जाएगा आपका 10 पर पावर 9 वाट। तो ये सब जो है ना, ये सब विद्युत शक्ति के बड़ा मात्रक होते हैं, ठीक है। अब विद्युत शक्ति का जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो उसे हम लोग अशुद्ध शक्ति, हॉर्स पावर कहते हैं, अशुद्ध शक्ति होता है। चूंकि एक अशुद्ध शक्ति बराबर, एक्चुअली में देखिए विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, तो देखिए ना 100 वाट में लिखा हुआ है। तो ये सब बड़ा मात्रक जहां बड़ी बड़ी चीजों का उपयोग करेंगे। एक बात बताओ यार, जहां मान लीजिए समय बड़ा रहता तो क्या हम लोग सेकंड में उपयोग करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। हम लोग जहां कहीं बड़ी चीज का उपयोग करते हैं तो वहां हम लोग घंटा में लेते हैं, और जहां छोटे चीज का उपयोग करते हैं वहां सेकंड में समय को लेते हैं। समझ पा रहे, तो वही है कि बड़े मात्रक जहां विद्युत शक्ति का लेंगे तो वाट लेंगे, क्या लेंगे, वाट। अब विद्युत शक्ति का जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो अशुद्ध शक्ति होता है, और एक अशुद्ध शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है, हॉर्स पावर, यानी कि घोड़े की शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। समझ पा रहे। अब जैसे देखिए ये चार्जर है, तो चार्जर में हम लोग छोटे छोटे मात्रा का वाट का ही उपयोग करेंगे ना, करेंगे कि नहीं, एम्पियर यही सब वाट का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर बड़ा मशीन है तो वहां वाट चलेगा, तो वहां मेगावाट होता है, अशुद्ध शक्ति। उससे भी बड़ा मशीन है तो अशुद्ध शक्ति, मतलब बड़ी बड़ी मात्रा का उपयोग करते हैं। समझ पा रहे। विद्युत शक्ति का जो व्यापारिक मात्रक होता है वो क्या होता है, वो 1 किलोवाट घंटा होता है।
क्या होता है 1 किलोवाट घंटा। अब ध्यान से समझो, यहां से हम ले रहे हैं 1 किलो वाट घंटा, एच लिखें कोई दिक्कत? तो 1 किलो, 1 गुना किलो को कैसे दर्शाते हैं? 10 पर पावर 3 से, यानी कि हम 1000 लिख दें, किसी को कोई दिक्कत चाचा? 1 किलो वाट और इंटू आवर को हम लोग किस में, ये 1 किलो वाट है, अरे ये किलो है फिर वाट है ना, फिर आवर को हम लोग किस में चेंज करते हैं? सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3600 गुना 10 पर पावर 3 वाट सेकंड। क्या मित्रों समझ में आया? बताओ। अरे 1000 को 1000 ही रहने दो ना यार छोड़ो हटाओ यार, 10 पर पावर 3 ही रहने दो, क्यों इतना पेचकस लगा रहे हैं हम लोग? 10 पर पावर 3 वाट रहने दो। 1 किलो, 1 है तो 1 दिए, किलो को 10 पर पावर 3 वाट है तो वाट लिखें, फिर यहाँ एच है तो आवर है तो इसको सेकंड में बनाएंगे, तो सेकंड में बनाने के लिए 3600 सेकंड गुना कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3600 गुना 10 पर पावर 3 वाट सेकंड हुआ। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए इसको। अब देखो यार, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? 2.4 गुना 10 पर पावर 5, यानी कि पॉइंट बीच में होना चाहिए। अगर जैसे 24 गुना 10 पर पावर 5 लिखे ना, तो यहाँ पॉइंट होना चाहिए। अगर पॉइंट नहीं भी है तो लाओ यार पॉइंट, यहाँ पॉइंट होना चाहिए। तो 1.5 गुना 10 पर पावर से जो भी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को कहते हैं। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है? तो जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना चाचा, तो 3600 को हटा देंगे, तो 3600 को हटा देंगे तो 10 पर पावर 2 हो जाएगा। ये 100 है ना, तो इसको 10 पर पावर 2 गुना 10 पर पावर 3, और वाट सेकेंड को हम लोग जूल लिख सकते हैं। बताओ मित्रों, लिख सकते हैं कि नहीं? पूछेगा कैसे? तो हमने बताया था कि विद्युत ऊर्जा बराबर होता है, हटाइए, P बराबर होता है W/T, होता है कि नहीं? तो W बराबर P इंटू टी में होगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा बराबर P इंटू टी में होगा, और P का मान क्या है? वाट, और T का मान क्या है? सेकंड। तो वाट सेकंड बराबर हम लोग जूल लिख दें कोई, यानी कि विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। तो हम लोग जूल लिखें, वाट इंटू सेकंड बराबर 1 जूल होता है कि नहीं मित्रों? बताओ, होता है कि नहीं? हमने आपको बताया कि विद्युत ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है जूल, तो वाट इंटू सेकंड बराबर 1 जूल होता है। तो यहां हम लोग इसको जूल लिख दें, कोई दिक्कत? अब हमने क्या कहा कि हमने ये कहा था कि यहाँ पॉइंट होना चाहिए, हमने ये बताया था कि यहाँ पॉइंट होना चाहिए, तो ये जुड़ेगा, बेस सेम रहे तो पावर जुड़ेगा। तो यहाँ 36, अभी हम पॉइंट यहाँ नहीं कर रहे हैं, 36 गुना 10 पर पावर 5 होगा कि नहीं मित्रों? बताओ। अब यहां अगर पॉइंट लाएंगे तो यहां क्या करेंगे? हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो यहां पॉइंट आ जाएगा, और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो अपने मन 10 से गुना भी करना, क्योंकि ये 10 काटेंगे 1 आएगा कि नहीं? और यहां 10 पर पावर 5 है तो 10 पर पावर 5 को लिख देंगे। समझ पा रहे? यही करना, अगर इसमें पॉइंट ना रहे ना तो 10 से डिवाइड करना है और 10 से गुना भी करना है। देखिए ना, इसको कटा देंगे तो 36 आएगा कि नहीं? वही रहेगा चाचा, हम लोग सिर्फ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। तो जब लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.6 हो जाएगा, 10 पर यहां नहीं कुछ तो 1, तो बेस सेम है तो पावर गुना में पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। 10, 1 और 5 15 होता है, 15 होता है, 1 और 5 6 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 3.6 गुना 10 पर पावर जूल हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर जूल होता है। तो हम कहां लिखें? इसलिए 1 किलोवाट आवर बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 पर पावर जूल। ये हुआ आपका व्यंजक। समझ में? अब मकानों में जो बिजली के मीटरों से, मकान में जो बिजली का मीटर लगा रहता है ना, जो उपयोग करते हैं, जो हम लोग जितना यूज कर लेते हैं, उन लोग को हम लोग यूनिट में मापते हैं। किस में मापते हैं? यूनिट में, कि कितना आपने यूनिट खर्च किया बिजली को, तो यूनिट में हम लोग मापते हैं। यूनिट में, या नहीं तो बोर्ड ऑफ यूनिट, BOT भी कहते हैं। बोर्ड ऑफ यूनिट बोलिए या केवल यूनिट बोलिए, बात बराबर है। समझ रहे? जैसे अगर आप मीटर लगाए तो उसमें बिजली बिल तो उठेगा, तो बिजली बिल वहां वोल्ट, शक्ति, वाट वगैरह इसमें नहीं मापते हैं, वोल्ट वगैरह में नहीं मापते हैं। हम लोग जब भी मापते हैं तो यूनिट में मापते हैं। तो वही लिखे हैं कि मकानों में बिजली के मीटरों से बिजली के उपभोग मतलब खर्च करने का जो पठन होता है, जो वहां लिखा हुआ रहता है, वो किस में करते हैं? यूनिट में, यानी तो बोर्ड ऑफ यूनिट, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं BOT यूनिट। समझे? बोर्ड ऑफ यूनिट या BOT यूनिट या केवल यूनिट लिखते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? या नहीं तो आप जो है, अर्थात या आप एक BOT यूनिट लिखिए, एक BOT यूनिट लिखिए, और या नहीं तो आप एक यूनिट लिखिए केवल,
सब क्या होता है, बात बराबर होता है। और एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। तो ये आपका इतना बड़ा, सॉरी, ये हुआ आपका इतना बड़ा जो है आपका कॉम्बिनेशन बनाना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? 1 वॉट यूनिट बराबर 1 यूनिट, अरे बात बराबर है, 1 यूनिट लिखो या 1 वॉट यूनिट लिखो। और 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। आई मेरी बात समझ में? एकदम इसको थोड़ा सा आप जो है कंठस्थ करके रखिएगा, ये आपसे पूछेगा तो एक बार प्रेम से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे आपसे अगर पूछ दे कि आपने इतना यूनिट खर्च किया, इतने दिन में खर्च किया, इतने घंटे में खर्च किया, तो टोटल कितना यूनिट हुआ, ठीक है, आपने इतना विद्युत धारा इतना वाट खर्च किया, फिर जो है इतने दिन में खर्च किया, इतने घंटे में खर्च किया, तो टोटल पूछेगा यूनिट, तो सबको गुना कर देना। जहां पूछे कि बता कुल कितना बिजली आपने खपत किया, एकदम सबको पकड़ के गुना कर देना है, और उसको क्या करना है, अपने मन से 1000 से भाग देना है, यूनिट निकल जाएगा। आई मेरी बात समझ में? हम वैसे न्यूमेरिकल्स में बताएंगे आपको, आगे के वीडियो में हम लोग समझेंगे न्यूमेरिकल्स, और इसके बाद प्रैक्टिस सेट को देख लेंगे। तो आज हम लोग थ्योरी के पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। मतलब लास्ट का, अगर लास्ट को जितने भी हम पढ़ाए ना, उसको एक तरफ कर दीजिए, तराजू के एक तरफ, और आज का जो वीडियो एक तरफ कर दीजिए, तो सबसे भारी हो जाएगा आपका आज का वीडियो। समझ पा रहे? तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।